ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। शिक्षा क्रोध में आए बिना या अपने आत्मविश्वास को खोए बिना लगभग कुछ भी सुनने की क्षमता है और जिससे कुछ सीखा जा सके। ये किसने कहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है। सिमटते संसाधनों के बीच अक्षय ऊर्जा की खूब चर्चाएं होती रहती हैं। आखिर ये अक्षय ऊर्जा होती क्या है? तो आप देखेंगे कि प्रकृति के उन साधनों से प्राप्त ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होते और लगातार नवीनीकृत होते रहते हैं, जैसे सूर्य हो गया, हवा और पानी। ये आप देखिए, प्रदूषण का दिनों दिन बेकाबू होना और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से कमी तथा उनकी उपलब्धता की तुलना में अपेक्षाकृत अधिकाधिक दोहन किया जाना आज की बड़ी समस्याएं हैं और इससे सामान्यतः दुनिया के सभी देश और नागरिक प्रभावित हैं। वैश्विक स्तर पर आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जाए, जो प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत की वजह बन गया है। दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधन निरंतर घट रहे हैं और इनके बिना आज सुखद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और गौर करें तो इन दोनों की समस्याओं का एक ही समाधान है: अक्षय ऊर्जा का उपयोग एवं कार्यान्वयन। अक्षय ऊर्जा यानी ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसका कभी क्षय नहीं हो, और यह ऐसी स्वच्छ ऊर्जा है जो वातावरण की स्वच्छता को न केवल बनाए रखने में सहयोगी है बल्कि आज की वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं से मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। सच कहा जाए तो आज के इस दौर में यदि किसी भी राष्ट्र को सर्वांगीण रूप से विकसित बनाना है तो उसे प्रदूषण रहित अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि उनका उपयोग समुचित और व्यापक रूप में हो। दरअसल पृथ्वी पर ऊर्जा के परंपरागत संसाधन यथा कोयला, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और लकड़ी इत्यादि सीमित मात्रा में है, तब जबकि सदियों से इनका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए भारत सहित विश्व भर के कई देश बिजली जैसी ऊर्जा की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने सीमित और परंपरागत संसाधनों पर निर्भर हैं और इसके अलावा पर्यावरणीय चुनौतियां यानी पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर समस्याएं भी हैं। ऐसे में यदि ऊर्जा के इन परंपरागत संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं किया गया और इनका इसी प्रकार लगातार दोहन किया जाता रहा तो ऐसी आशंका है कि निकट भविष्य में ऊर्जा के ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे और दुनिया भर में ऊर्जा का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। ऊर्जा के आसन्न संकट को महसूस करते हुए विश्व भर में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की गई है और इसके बाद वैश्विक स्तर पर मनुष्य ने ऊर्जा के अक्षय स्रोतों से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास शुरू किया है। भारत में भी ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के विकास और उनके उपयोग को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2004 से ही प्रयास जारी हैं और इस वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर समुचित पहल किए जाने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों द्वारा समझदारी से इसमें निवेश करने से होने वाले संभावित लाभों का पता लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2025 के मध्य में वैश्विक स्तर पर कराए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में अक्षय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के अनेक लाभ बताए गए हैं और इसके अनुसार यदि अक्षय ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को समुचित ढंग से नीति बनाकर उसे निवेश के साथ जोड़ा जाए तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती तो मिलेगी ही और साथ ही पर्यावरणीय चुनौतियों से भी बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, ये आप देखेंगे कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नीतिगत निवेश को बढ़ावा देकर दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। गौरतलब है कि इसके सभी लाभ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब दुनिया के सभी देशों के नागरिक अक्षय ऊर्जा को तेजी से अपनाएं। हालांकि इस मामले में जब तक कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती तब तक लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रह सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की प्रथम वैश्विक ऊर्जा समीक्षा के सुझाव को अंगीकार करते हुए अक्षय ऊर्जा यथा सौर, पवन, जल एवं परमाणु ऊर्जा का 3 गुना उपयोग करें। इनके अलावा हमें ऊर्जा की खपत को कम करने तथा जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ईंधनों के उपयोग को धीरे धीरे शून्य पर ले जाने का प्रयास भी करना होगा। यदि विश्व के सभी देशों ने इतना सब कुछ कर लिया तो
संभव है कि वर्ष 2060 तक कुल ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर उनकी निर्भरता मात्र 12% तक रह जाए। यह एक अत्यंत ही राहत की स्थिति मानी जा सकती है और इसका एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि इससे पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में सफलता मिल सकेगी। अब आप देखिए, जो जीवाश्म ईंधन है इनसे क्या नुकसान है ये भी बताया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा क्या है, कौन कौन से स्रोत हैं इसके फायदे क्या हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। यही तो आपको लिखना होता है, आंसर राइटिंग कर रहे हो चाहे निबंध लिख रहे हो। वहीं अक्षय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहन देकर और सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा नीतियां अपनाकर दुनिया के सभी देश अपने नागरिकों को बिजली रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं और इससे अतिरिक्त कुल 20.4 ट्रिलियन डॉलर की बचत भी हो सकती है। वैश्विक ऊर्जा समीक्षा के सुझावों को मानकर 19.3 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि ऐसा करके 14.2 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन देकर कुपोषण के गर्त से बाहर निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त 55 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी और स्वच्छ वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा सकेंगी। पेरिस जलवायु समझौते में भारत की ओर से वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था उसे निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही उसका आधा पूरा कर लिया गया है। स्पष्ट है कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए भारत ने सुधारात्मक नीतियां, समयबद्ध कार्य योजनाओं और जन भागीदारी को यह उपलब्धि हासिल की है। भारत की यह उपलब्धि दुनिया के अन्य देश, विकसित एवं विकासशील देशों के लिए भी अनुपम उदाहरण है। यह न केवल उसकी ऊर्जा नीति की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों का द्योतक है, बल्कि जलवायु संबंधी अत्यंत गंभीर चुनौतियों से निपटने के वैश्विक प्रयासों में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को भी प्रदर्शित करती है। भारत आज सौर ऊर्जा में तीसरे, पवन ऊर्जा में चौथे तथा कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। इसी के साथ हम स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 232 गीगावाट से अधिक स्थापित और 176 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता होने के साथ हम न केवल अपनी ऊर्जा से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि ऊर्जा में बदलाव से जुड़ी वैश्विक चर्चा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। वर्ष 2014 से अब तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि यथास्थिति बात को त्याग कर दुनिया के अन्य देश भी अक्षय ऊर्जा की तीव्रता से विस्तार करें, सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा नीतियां बनाएं और उन्हें अपनाएं भी। अन्यथा आज ही की तरह आने वाले दशकों में भी वे अपनी 70% ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने के कारण पृथ्वी के तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तापमान में संभावित वृद्धि का सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य, भोजन, पोषण और स्वच्छता, बिजली, पानी इत्यादि पर पड़ेगा। करोड़ों लोग गरीबी में डूब जाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। ये उपकार की छवियां। मानव सभ्यता का अतीत जितना संघर्षों का इतिहास है उतना ही परोपकार और सहानुभूति से भी भरा हुआ है। मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक करुणा का भाव होता है जो उसे दूसरों के दुख में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है। यही भाव समाज को जोड़ता है और मनुष्यता को अर्थ देता है और जीवन को गरिमा प्रदान करता है। मगर आधुनिक समय, विशेषकर डिजिटल युग के आगमन के बाद, इस करुणा की अभिव्यक्ति के रूप में उद्देश्य में एक विचित्र परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब सहायता एक दिखावे में भी तब्दील होती जा रही है। इस प्रवृत्ति में उपकार की छवियां कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। क्या यह सचमुच सेवा या फिर सेवा के आवरण में स्वार्थ और आत्म प्रचार का एक नया रूप है? भारतीय संस्कृति में सेवा को एक उच्चतम नैतिक कर्तव्य माना गया है। संत कबीर, महात्मा गांधी, अन्य अनेक विचारकों ने निस्वार्थ सेवा को मनुष्य का धर्म बताया है। सेवा का आदर्श यही रहा कि वह बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के यह कार्य करे और उसमें ना अहंकार हो ना प्रदर्शन। सहायता का अर्थ किसी की पीड़ा को कम करना है, ना कि उस पीड़ा को सार्वजनिक करके स्वयं को महान सिद्ध करना। मगर आज अक्सर कोई व्यक्ति किसी वंचित, गरीब या फिर असहाय की मदद करता है तो कैमरा तुरंत सामने आ जाता है। सहायता पाने वाला व्यक्ति एक ऐसा दृश्य बन जाता है जो लाइक, शेयर, कमेंट की दुनिया में प्रसारित होता है। सेवा का भाव पीछे छूट जाता है और उसके बदले मान्यता की लालसा आ जाती है। ये तो आप लोग घटनाएं अक्सर देखते होंगे। सोशल मीडिया ने मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र को कई अर्थों में प्रभावित किया है और यह मंच जहां संवाद का माध्यम है, वहीं यह आत्म प्रदर्शन का भी सबसे बड़ा मंच बन गया है। इस प्रवृत्ति ने परोपकार को भी प्रभावित किया है। अब परोपकार केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि डिजिटल प्रतिष्ठा पाने का साधन बन गया है। गरीब को भोजन कराना, किसी की जरूरतमंद को कपड़े, औषधि या फिर किसी वृद्ध की सहायता करना जैसे कार्यों के साथ कैमरे की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। इस प्रवृत्ति का सकारात्मक पक्ष
यह है कि इससे अन्य पीड़ा लेते हैं, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है, जिसमें सहायता पाने वाले व्यक्ति की निजता और अस्मिता की अनदेखी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी वंचित की सहायता करके उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालता है, तब वह अनजाने में उस व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन कर रहा होता है। लाभार्थी अक्सर अपनी परिस्थितियों के कारण असहाय होता है। वह अपनी गरीबी या कठिनाई को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, लेकिन सहायता पाने के लिए परिस्थिति बस उसे स्वीकार करना पड़ता है। जब उसकी तस्वीरें बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक कर दी जाए, तब वह व्यक्ति एक वस्तु बन जाता है और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसकी अस्मिता को आघात पहुंचता है। यह व्यसन केवल सामाजिक व्यवहार का नहीं, बल्कि नैतिकता और संवेदनशीलता का भी है। सेवा का कार्य तभी सार्थक होता है जब उसमें संवेदनशीलता हो। हमें सहायता करते समय यह विचार करने की जरूरत है कि क्या हम उस व्यक्ति की स्थिति का उपयोग कर अपने लाभ के लिए तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम उसकी पीड़ा को अपने कंटेंट या विचारात्मक सामग्री में बदल रहे हैं? अगर उत्तर हाँ है, तो यह सेवा नहीं बल्कि शोषण का एक सूक्ष्म रूप है। कई बार सरकारें और संस्थाएं भी अपने कल्याणकारी कार्यों का प्रचार करने के लिए लाभार्थियों की तस्वीर, वीडियो सार्वजनिक करती हैं। प्रचार कार्यों की जानकारी देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसमें संतुलन, संवेदनशीलता की आवश्यकता है। शासन का दायित्व है कि वह नागरिकों की सहायता करे, ना कि उसे एक प्रचार का साधन बनाए। अगर किसी योजना का लाभार्थी अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, तो उसकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। संस्थाओं को भी यह समझना चाहिए कि उनका उद्देश्य सेवा या ना कि अपनी छवि निर्माण। हालांकि कई बार समाज में सकारात्मक कार्यों का प्रचार आवश्यक होता है ताकि लोग प्रेरित और जागरूक हों। इस समस्या का समाधान केवल नियमों से नहीं बल्कि सामाजिक चेतना से होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सेवा का अर्थ गरिमा के साथ सहायता करना है। सहायता करते समय यदि फोटो लेना आवश्यक है, तो लाभार्थी की स्पष्ट अनुमति ली जाए। तस्वीरों में व्यक्ति की पहचान को उजागर करने से बचा जाए। बच्चों और महिलाओं की तस्वीरें विशेष सावधानी से ली जाए। समाज में यह शिक्षा दी जाए कि सेवा का मूल्य उसके प्रदर्शन में नहीं बल्कि उसके प्रभाव में है। यह प्रश्न हमारे भीतर के मनुष्य से जुड़ा है। क्या हम किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि उसका जीवन बेहतर हो, या इसलिए कि हमारी छवि बेहतर हो? उपचार की सच्ची छवि कैमरे में नहीं बल्कि उस व्यक्ति की मुस्कान में दिखाई देती है, और जिसकी मदद की जाए वह मुस्कान ही सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसे किसी सोशल मीडिया पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमारी सेवा किसी की अस्मिता को ठेस पहुंचाती है, तो वह सेवा नहीं बल्कि एक प्रकार का अहंकार है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी करुणा और सहानुभूति केवल छवियों तक सीमित न रह जाए, बल्कि वह वास्तविक जीवन में सम्मान, संवेदना के रूप में लें। तभी उपकार की छवियां सचमुच सुंदर और सार्थक बन पाएंगी। ऐसी छवियां जो कैमरे में नहीं बल्कि मानवता के हृदय में अंकित होती हैं। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियाँ रहती हैं। इन्हें पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ सकते हैं, और इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कुप्रबंधन का पानी, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस दौर में विज्ञान और तकनीक के मामले में नई ऊंचाइयां छूने का दावा किया जा रहा है, उसमें आज भी करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत भी होती रहती है। इंदौर का मामला आप लोगों को याद होगा, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, और स्वच्छता के मामले में कई सालों से टॉपर बना हुआ है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे पीने योग्य नल जल की सुविधा के 73% दूषित नमूनों का उपचारात्मक उपाय नहीं हो पाया। यानी देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। सवाल है कि विकास की यह कौन सी दिशा है, और जिसमें पीने के साफ पानी की अनुपलब्धता से जुड़ी समस्या की इस हद तक अनदेखी की जा रही है कि आज यह व्यापक कंटेंट का संकट का एक बड़ा कारण बनता दिख रहा है। राज्य की भागीदारी से वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल मुहैया कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया, मगर देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रबंधन में जिस तरह की कोताही बरती जा रही है, कहीं वह आने वाले समय में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती की शक्ल में न सामने आए। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 में जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए पानी के नमूनों की जांच की गई। जांच के बाद दूषित पाए गए कुल नमूनों में से केवल 26.31 नमूनों पर ही उपचारात्मक उपाय किए जा सके। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों के घरों तक पहुंचाए जा रहे पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पेयजल के नमूनों को संग्रह कर उनकी जांच की जाती है। जांच में अगर कहीं का पानी दूषित पाया जाता है तो वह जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाती है। अव्वल तो सवाल यह है कि पेयजल को स्वच्छ रखने के लिए क्या किया जाए, और फिर अगर कुल दूषित नमूनों में से 73% पर उपचारात्मक उपाय भी नहीं किए जा सके तो क्या इसके लिए जिम्मेदारी तय की गई?
क्या ऐसी ही लापरवाही की वजह से शहरों, महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में लोगों के घरों तक पहुंचाए जाने वाले पेयजल के दूषित होने की समस्या और ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही है? यह छिपा नहीं है कि आज देश के कई हिस्सों में लोग गंदा पानी पीने और उससे उपजी बीमारियों की चुनौती का सामना करने को मजबूर हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब देश भर में सबसे स्वच्छ माने जाने वाले इंदौर में दूषित पेयजल के सेवन की वजह से 15 से ज्यादा लोगों की मौत और कई लोगों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की खबर देश भर में चिंता का कारण बनी थी। मगर इंदौर कोई अकेला शहर नहीं है जहां पेयजल खतरनाक स्तर तक दूषित हो गया। देश के अलग अलग हिस्से से आए दिन गंदा पानी घरों तक पहुंचने या इसकी वजह से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आती रहती हैं। मगर शायद ही कभी पेयजल और सीवर के पाइप को सुरक्षित दूरी पर रखने की योजना पर ठोस तरीके से काम किया गया। पीने से लेकर खाना पकाने और नहाने जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जिस पानी का उपयोग किया जाता है उसका अधिकांश हिस्सा भूजल से आता है। अक्सर भूजल में आर्सेनिक, अमोनिया या फिर अन्य जोखिम वाले तत्वों के बढ़ते जाने की रपट आती है। मगर इससे इतर हर घर जल अभियान के तहत जिस स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का दावा किया जाता है, अगर वह भी दूषित है तो आखिर सरकार इस मोर्चे पर क्या कर रही है? सुविधा बनाम जोखिम। कृत्रिम मेधा पर आधारित चैट जीपीटी को एक सुविधा के तौर पर इसलिए देखा गया था ताकि जानकारी जुटाने के मामले में लोगों को आसानी हो। मुश्किल और जटिल सवालों का जवाब वह इंसानों की तरह दे, और उसने ऐसा किया भी। मगर इस बात पर शायद गौर नहीं किया गया था कि इसे जिस स्वरूप में तैयार किया गया है और उसमें इसका बेजा इस्तेमाल भी आसानी से किया जा सकता है। हालात यह है कि इसके दुरुपयोग की वजह से अब मनुष्य की मेधा ही नहीं, उसका जीवन भी खतरे में आ रहा है। हत्या और आत्महत्या के मामले में चैटबॉट के बढ़ते दुरुपयोग को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हाल ही में कनाडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में चैट जीपीटी के दुरुपयोग की खबरें सामने आई हैं। इस घटना में बुरी तरह जख्मी एक छात्रा के माता पिता ने मुकदमे में आरोप लगाया कि चैटबॉट बनाने वाली ओपन एआई को पहले से मालूम था कि चैट जीपीटी के जरिए हमलावर सामूहिक हत्या की योजना बना रहा है। इस मामले में ओपन एआई का हैरान करने वाला जवाब उसने हमलावर की गतिविधियों पर विचार किया था पर पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। इससे साबित होता है कि चैट जीपीटी का दुरुपयोग के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। निराशा की बात है कि इस पर नियंत्रण के लिए कोई नियामक नहीं है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके दुरुपयोग होते हैं, उपयोग भी होते हैं। जब दुरुपयोग बढ़ने लगते हैं वो चिंता खड़ी करने लगती है। खास क्षमता से दक्ष चैट जीपीटी एक सलाहकार या सहयोगी की तरह काम करता है। यह व्यक्ति की मनोस्थिति के हिसाब से सवालों के जवाब भी देता है। हत्या या खुदकुशी के मामले में इसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं। विचित्र बात है कि बाट गलत कदम उठाने को सही ठहरा देता है, अपनी या दूसरों की जान लेने के तरीके बता देता है, मगर इस तरह की गतिविधियों की निगरानी नहीं होती हो ऐसा संभव नहीं है। कनाडा में हुई गोलीबारी के मामले में ओपन एआई को हमलावर की गतिविधियों के बारे में पता था। अगर ऐसा है तो समय रहते इसे रोकने के लिए उपाय क्यों नहीं किए जा सकते हैं? तकनीक के सदुपयोग के साथ दुरुपयोग को रोकने की जवाबदेही तय नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इससे उपजने वाली स्थिति का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, रूस है, यूक्रेन है, ईरान देखने को मिल रहा है, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये कनाडा है, यूएसए है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।